प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को कक्षा 10 गणित पढ़ा रहा हूं। सर्वप्रथम मैंने आप लोगों को द्विघात समीकरण पढ़ाया, इसके बाद हमने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया, इसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कहने का मतलब हमने आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हाई स्कूल की 3 अध्याय हमने आप लोगों को पढ़ाया। आज से हम चौथी अध्याय के रूप में एक नई अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को आज स्टार्ट करूंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को एवं उनके बारे में समझने का प्रयास करूंगा। फिर अगले वीडियो से हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, जैसे हमने बताया कि जो अध्याय का नाम होता है उस नाम में उसका बहुत बड़ा राज छिपा रहता है। अगर हमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफलों को समझना है तो पहले हमें वृत्त को समझना होगा, फिर उस वृत्त के अंदर क्या क्या कंडीशन होती हैं इन चीज़ों को समझना होगा, तब हम इससे संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि ये वृत्त क्या होता है। चूँकि मान लीजिए हम प्रश्न पढ़ना स्टार्ट कर दें और कोई व्यक्ति हमसे यह पूछ ले कि वृत्त क्या है या वृत्त किसे कहते हैं, और हम उसको परिभाषा में परिणित ना कर सकें, उसकी परिभाषा ना बता पाएँ, तो ये हम लोगों के लिए थोड़ा से गड़बड़ होगा। तो इसलिए पहले हम यह जान लेते हैं कि वृत्त क्या है। तो देखिए, किसी एक निश्चित बिंदु से, ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास केवल आपके एक तरह से ये कहिए कि ऑडियो पर निर्भर है, माने आवाज़ पर निर्भर है। केवल मुंह से बोला जा रहा है और कुछ उन्हीं को व्हाइट बोर्ड पर समझाया जा रहा है, इसको आप जानें। देखिए, मैंने कहा एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, कैसी दूरी पर स्थित? समान दूरी पर स्थित अनेक बिंदुओं के समूह को, अनेक बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक निश्चित बिंदु ये है, अब इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अगर हम बिंदु रखते जाएं, ऐसे ऐसे अगर हम समान दूरी पर मान लीजिए हम बिंदु को रखते चले जाएं, तो इस बिंदु से समान दूरी पर जब हम अनेक बिंदुओं को रख देंगे तो उससे हमारा एक गोले टाइप का आकार बन जाएगा जो कि वृत्त कहलाएगा। तो हम वृत्त की परिभाषा में यह कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनेक बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। तो आप लोग वृत्त की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। पुनः एक बार आप लोग जानिए कि मैंने कहा कि एक निश्चित बिंदु से, कैसे बिंदु से बेटा? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनेक बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। तो ये जो निश्चित बिंदु होता है वो हमारे वृत्त का केंद्र होता है। जैसे देखिए, इसमें निश्चित बिंदु ये है ना, तो ये वृत्त का केंद्र है। इसे हम ओ से प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे भैया? ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो वृत्त क्या है और वृत्त का केंद्र क्या है, ये 2 बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात इसमें जानने योग्य है, वृत्त की त्रिज्या। या त्रिज्या जानने से पहले आप यह जान लें कि एक वृत्त के चारों ओर, एक वृत्त के अनुदिश, एक वृत्त के अनुदिश माने जब चारों ओर हम एक चक्कर लगा लेते हैं तो उस चक्कर के द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो वृत्त की परिधि या परिमाप कहलाती है। तो अर्थात ये जो घेरा हमारा बना हुआ है, ये घेरा हमारा परिमाप या परिधि है, ठीक है ना? और इसी परिमाप या परिधि पर वे अनंत बिंदु विद्यमान रहते हैं। तो ये बात हम 3 बात जान गए, परिधि क्या है, केंद्र क्या है और वृत्त क्या है। चौथी बात हम लोग त्रिज्या जानेंगे
तो आप ये जानिए कि निश्चित बिंदु से, तो निश्चित बिंदु क्या होता है? केंद्र होता है वृत्त का। तो वृत्त के केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। देखिए, केंद्र से परिधि की दूरी, इसीलिए हमने आपको परिधि की परिभाषा पहले ही बता दिया। देखिए, केंद्र ये है और ये परिधि की दूरी है, अर्थात अगर हम इसका नाम ओ रखे हैं, यहाँ पर अगर हम ए नामकरण कर दें तो ये जो ओ ए रेखा हो गई ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो इसी प्रकार से आप जानिए कि एक वृत्त के अंदर अनेक त्रिज्याएं होती हैं, लेकिन आप यह जानें कि सभी त्रिज्याएं एक माप की होती हैं। अनंत त्रिज्याएं भले ही होती हैं, लेकिन सभी त्रिज्याएं एक माप की होती हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो अगर इसमें कोई एक दूसरी त्रिज्या और ऐसे ड्रा कर दिया जाए, अगर इसका नाम बी रख दिया जाए, तो जितनी त्रिज्या ओ बी है उतनी ही त्रिज्या ओ ए है। तो एक वृत्त में इस प्रकार से अनंत त्रिज्याएं होती हैं, पर सभी एक माप की होती हैं। तो हम त्रिज्या जान गए, वृत्त जान गए, परिधि जान गए और केंद्र जान गए। अब हम व्यास जानेंगे। व्यास क्या होता है वृत्त के अंदर? तो आप जानिए कि वृत्त के अंदर वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और दोनों छोर पर परिधि को स्पर्श करे। किसको स्पर्श करे? परिधि को स्पर्श करे, वो वृत्त का व्यास कहलाती है। जैसे यही देख लीजिए, ये वाली रेखा अगर इसको हम देखें तो ये रेखा व्यास कहलाएगी। चूँकि ये रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है और दोनों छोरों पर आप यह समझें कि ये दोनों छोरों पर वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही है, इसलिए जो ए बी रेखा है ये वृत्त का व्यास है। तो आप देखिए, ओ से ए तक त्रिज्या और ओ से लेकर बी तक त्रिज्या। तो अब आप जान गए होंगे कि व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना होता है। तो त्रिज्या का, इसीलिए व्यास बराबर, गुरुजी लोग बताते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो आप व्यास भी जान गए, त्रिज्या भी जान गए, केंद्र भी जान गए, परिधि भी जान गए। अब आपको एक नई रेखा के बारे में जानना है, इसके अंदर जो है जीवा। देखिए, व्यास भी एक वृत्त की जीवा है, लेकिन वो जो व्यास है वृत्त की जीवा, वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य जीवाएं होती हैं जो, देखिए, जितने वृत्त के अंदर तो कई व्यास हो सकते हैं, तो सारे व्यास जो हैं वो वृत्त की जीवाएं हैं और सबसे बड़ी जीवाएं हैं। लेकिन उनके अतिरिक्त भी कई जीवाएं होती हैं जो आपस में लंबाई में असमान होती हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि ये वाली रेखा, आप वृत्त के अंदर अगर ये रेखा ड्रा की गई है, तो इस वाली रेखा को न आप त्रिज्या कह सकते हो न व्यास कह सकते हो, तो इसे आप क्या कहोगे? जीवा कहोगे। तो हम जीवा की परिभाषा ऐसे कह सकते हैं कि वृत्त के अंदर वह रेखा जो वृत्त के दोनों ओर परिधि को स्पर्श करे, वो है जीवा। तो देखिए, इसीलिए तो व्यास को भी जीवा बोलते हैं ना, तो ये भी जीवा, ये रेखा क्या है? जीवा है। तो आप इस प्रकार से वृत्त के अंदर कई जीवाएं होंगी, लेकिन इस प्रकार की जो जीवाएं होंगी वो सब लंबाई में समान नहीं होंगी, अर्थात असमान होंगी। जैसे अगर इस वाली जीवा का नाम हम सी डी रख दें और इसका नाम ई एफ रख दें, तो आप देख लीजिए कि सी डी जीवा से ई एफ जीवा आपको बड़ी दिखाई दे रही होगी। तो इस प्रकार की जो जीवाएं पड़ेंगी वो सब एक दूसरे से असमान होंगी, पर जो व्यास रूपी जीवाएं होंगी वो सभी आपस में समान होंगी। तो आपको व्यास भी पता चल गया, वृत्त भी पता चल गया, त्रिज्या भी, और व्यास भी, परिधि भी, केंद्र भी, इतनी सारी बातें आप लोगों को पता चल गई। अब आप लोगों को 2 महत्वपूर्ण बातों को और समझना है। उनको हम जानते हैं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के नाम से। देखिए, अब आपको त्रिज्यखंड और वृत्तखंड समझना है। तो देखिए, वृत्त के अंदर 2 त्रिज्याओं के द्वारा घिरा जो स्थान होता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने वृत्त के अंदर एक त्रिज्या ये डाल दिया और दूसरी त्रिज्या हमने ये डाल दिया। अब आप देखिए कि इन 2 त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का स्थान घेर लिया गया वो स्थान जो है त्रिज्यखंड है। तो इसके बाद भी जो इस स्थान को घेरने के बाद भी कुछ स्थान बचा हुआ है ना इस रूप में, तो ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो अगर ये जो स्थान घेरा गया ये अगर छोटा स्थान है तो ये लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा, और इसके ऊपर वाला अगर स्थान बड़ा है तो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा।
तो आप त्रिज्यखंड के बारे में जान गए होंगे। अब हम अगली चीज़ सीखेंगे, क्या? वृत्तखंड। तो देखिए, वृत्त के अंदर किसी जीवा के द्वारा घेरा गया स्थान जो है वो वृत्त का वृत्तखंड कहलाता है। जैसे हमने वृत्त के अंदर एक जीवा ये डाल दिया, अब इस जीवा को डालने से वृत्त का कुछ स्थान घेर लिया गया, तो ये जो स्थान घेर लिया गया ये स्थान वृत्त का वृत्तखंड है। तो अगर और इसके ऊपर वाला भी वृत्तखंड है, तो अगर नीचे वाला स्थान ये वाला स्थान है, अगर ये छोटा है तो इसे हम लघु वृत्तखंड के नाम से जानेंगे, लघु वृत्तखंड के नाम से जानेंगे, और इसके ऊपर वाले को हम दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानेंगे, दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, हमने लघु वृत्तखंड भी जान लिया, दीर्घ वृत्तखंड भी जान लिया, त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड भी जान लिया, दीर्घ त्रिज्यखंड भी जान लिया, वृत्त भी जान लिया, केंद्र भी जान लिया, जीवा, त्रिज्या, व्यास, माने वृत्त से संबंधित जो तमाम सारी छोटी बातें हैं जिन्हें जानना हम लोगों के लिए परम आवश्यक है, उनको हमने आज इस वीडियो में जान लिया। अब देखिए, अगली प्रश्नावली जो माने इन बेसिक चीज़ों को जानने के बाद जो प्रश्नावली 12.1 प्रारंभ होगी, उस प्रश्नावली में हमें 2 सूत्रों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। पहला तो वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त की परिधि। तो आप जानिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसे हम लिख दे रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वृत्त की परिधि जो होती है, चाहे हम उसको परिधि कहें या परिमाप कहें, वो 2πr। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वृत्त की परिधि 2πr होती है। अगर ये 2 बातें और जानिए, भी मैंने आपको बताया जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, तो हम लिख सकते हैं कि व्यास बराबर होगा 2 गुणे त्रिज्या। और अगर हम त्रिज्या बराबर जानना चाहें तो ये बन जाएगा क्या? व्यास बटा 2। तो इस प्रकार से अगर ये 4 फार्मूले कंठस्थ रहेंगे हम लोगों को, तो पहली प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को पढ़ लेने में कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हमने आप लोगों को केवल इस अध्याय की पहली प्रश्नावली को स्टार्ट करने के लिए हमने आप लोगों को बेसिक बातों को बताया। इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, परिभाषा नोट कर लें, उसे स्मरण कर लें, समझ लें। देखिए, रटने से अच्छा होता है किसी चीज़ को समझना, और कोई परिभाषा स्वयं से बनाने में उसके गुणधर्म पर स्वयं आप परिभाषा बनाने का प्रयास करें। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बात, आगे फिर हम लोग कल देखेंगे। बस।